नमस्कार दोस्तों, अचल टीचिंग में आप सबका स्वागत है। मैं राम अचल। आज अपने इस शैक्षिक वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत अभिप्रेरणा का। आज हम लोग मनोविज्ञान में अभिप्रेरणा पढ़ते हैं। अभिप्रेरणा मनोविज्ञान विषय का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि अभिप्रेरणा से बीएड, बीटीसी, टेट, सीटेट और सुपर टेट जितनी भी शिक्षा से संबंधित परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती हैं, सब में प्रश्न आते ही आते हैं। इसलिए आप सब अभिप्रेरणा को अच्छे से समझिए। और मैं आज इस अभिप्रेरणा के अंतर्गत आप लोगों से जो डिस्कस करने वाला हूँ वो अभिप्रेरणा का अर्थ और अभिप्रेरणा की परिभाषाएं होंगी। तो अभिप्रेरणा का अर्थ और परिभाषा पढ़ने से पहले थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझ लीजिए कि जो अभिप्रेरणा है हमारा, यह मनोविज्ञान विषय का टॉपिक है। और जो मनोविज्ञान है वह व्यवहार का अध्ययन करता है, और जितने भी व्यवहारवादी हैं वो व्यवहार की व्याख्या यंत्रवत करते हैं। लेकिन जो हमारे आधुनिक मनोवैज्ञानिक हैं उन सब का समर्थन इस दृष्टिकोण से नहीं है कि हम मानव का जो अध्ययन है उसको यंत्रवत विधि से करें, क्योंकि मानव जो है वह स्वभाव से ही एक सक्रिय प्राणी है। वह हर समय कुछ न कुछ कार्य किया करता है और कुछ न कुछ व्यवहार किया करता है। जो मानव अपना कार्य और व्यवहार करता है, उस कार्य और व्यवहार का एक निश्चित लक्ष्य होता है। अर्थात मनुष्य अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक निश्चित उद्देश्य के अंतर्गत अपना व्यवहार करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मानव व्यवहार है वह प्रयोजन युक्त होता है। और आप सब तो जानते ही हैं कि किसी भी कार्य का जब तक प्रयोजन नहीं होता है तब तक वह कार्य सिद्ध नहीं होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जितने भी कार्य हैं उन सब में कुछ न कुछ कारण या प्रयोजन होता है। तो आइए हम पढ़ते हैं अभिप्रेरणा का अर्थ। अभिप्रेरणा का अर्थ। अभिप्रेरणा हिंदी शब्द है और इस अभिप्रेरणा को हम इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं। और ये जो हमारा अभिप्रेरणा का इंग्लिश वर्ड मोटिवेशन है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है। और ये जो मोटम है इसका इंग्लिश पर्याय होता है टू मूव या मोटर, या फिर हम इसको मोशन भी कहते हैं। और ये जो मूव, मोटर और मोशन है, इनकी हिंदी होती है गति करना या आगे बढ़ना। तो जैसा अभी हमने बताया था आप लोगों को कि कोई भी हमारा व्यवहार जो होता है वह प्रयोजन युक्त होता है। तो उस अपने कार्य से और अपने व्यवहार के द्वारा जो भी हमें लक्ष्य अर्जित करना होता है उसमें हम एक गति के साथ और एक बल के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और इसी गत और बल के साथ गत और बल के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। तो इस शाब्दिक उत्पत्ति के आधार पे हम निश्चित तौर से लिख सकते हैं कि अभिप्रेरणा
अभिप्रेरणा एक ऐसा आंतरिक बल है, ऐसा जोड़ लीजिएगा। अभिप्रेरणा एक ऐसा आंतरिक बल है जो व्यक्ति को एक निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। तो अप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ जो है हमारा वो है, अप्रेरणा एक ऐसा आंतरिक बल है जो व्यक्ति को एक निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि अप्रेरणा किसी भी मानव को एक निश्चित कार्य और व्यवहार करने के लिए आगे बढ़ाता है या अग्रसर करता है। अब इस अर्थ को और अच्छे से समझने के लिए हम आप लोगों के सामने कुछ और प्रश्न लिखते हैं, जिसके माध्यम से हम अप्रेरणा के अर्थ को और अच्छे से और गहराई से जान जाएंगे, फिर हम भूलेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए हम एक प्रश्न लिखते हैं, हम खाना क्यों खाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, हम पढ़ते लिखते क्यों हैं। इस प्रकार के और बहुत सारे प्रश्न हैं। जैसे हम किसी से घृणा क्यों करते हैं, हम किसी से प्रेम क्यों करते हैं, हम धनार्जन क्यों करते हैं, हम दिन रात मेहनत करके रात भर जाग के पढ़ते क्यों हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि हम इस लॉकडाउन के समय अपने घर पे क्यों बैठे हैं। हम ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए कह सकते हैं कि मानव के कार्य और व्यवहार को परिचालित करने वाली कुछ प्रेरक शक्तियाँ होती हैं, जिनसे मानव को अभिप्रेरणा मिलती हैं। तो कोई भी कार्य हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, जब तक हम प्रेरित नहीं होगा, हमें कहीं ना कहीं से कुछ प्रेरणा नहीं मिलेगी, तब तक हम उसको अच्छे से कर नहीं पाएंगे। आप प्रेरणा के अर्थ को और अच्छे से समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल और बताते हैं आप लोगों को, इससे आप और अच्छे से समझ जाएंगे। मान लीजिए एक कवि हैं, कवि के पास पेन भी है, ये स्वस्थ भी हैं, और मौसम भी बहुत अच्छा है, और इनका जो लिखने का विषय है वह भी क्लियर है। अर्थात जितनी भी सहायक सामग्रियों की आवश्यकता है वो सब इस कवि के पास हैं, फिर भी इनकी जो पेन है वो नहीं चलती है। क्यों? क्योंकि इनको प्रेरणा नहीं मिली है। ऐसा नहीं है कि इनको प्रेरणा नहीं मिली है तो प्रेरणा नहीं मिल सकती है। अब ये जो कवि हैं, इनको प्रेरणा कहीं से भी मिल सकती है। जैसे नंबर 1 पे इनको प्रेरणा मिल सकती है कर्तव्य बोध से। इसी प्रकार से इनको प्रेरणा मिल सकती है अपनों और अपने कार्य के प्रति स्नेह भावना से। इनको प्रेरणा मिल सकती है अपने चाहने वालों, या आप ऐसे सीधे कह सकते हैं कि अपनी प्रेमिका की नज़रों में उठने के लिए। इनको प्रेरणा मिल सकती है अपने मन मस्तिष्क की शांति के लिए, कुछ लिखने के लिए। और इनको प्रेरणा मिल सकती है ईश्वर में अपनी एक प्रगाढ़ आस्था और निष्ठा के लिए, कि हम ईश्वर के प्रति अपना समर्पण भाव से कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। तो कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसे विषय हैं जिसके माध्यम से अब प्रेरणा मिल सकती है और ये अपना लेखन कार्य शुरू कर सकते हैं।
ठीक इसी प्रकार से जैसे कवि की लेखनी बिना प्रेरणा के नहीं चलती है और अप्रेरणा पाकर इनकी लेखनी स्टार्ट हो जाती है। हर व्यक्ति के अंदर एक ऐसी निश्चित दशा आती है जिससे वह एक उत्साह के साथ अपने कार्य को स्टार्ट कर देता है। जब तक हम किसी भी कार्य को ध्यान में रखकर स्वयं प्रेरित नहीं होंगे, स्वयं के बल को जागृत नहीं करेंगे, हम गतिपूर्वक कार्य नहीं करेंगे, तब तक हम अपने काम को एक निश्चित अंजाम तक पहुंचा ही नहीं सकते हैं। कोई भी कार्य हो, छोटा हो, बड़ा हो, सरल हो, कठिन हो, किसी भी प्रकार का हो, जब तक वह प्रेरित नहीं होगा तब तक अच्छे से होगा नहीं। क्योंकि किसी ने कहा है कि बेटर मोटिवेशन बेटर द लर्निंग, अर्थात प्रेरणा जितनी ही अच्छी दी जाएगी कार्य उतना ही अच्छा होगा। और किसी भी कार्य या व्यवहार को करने के लिए हमें ज्ञान, पुस्तकों या किसी अन्य के सहयोग की उतनी आवश्यकता नहीं होती है जितनी एक प्रेरणा की होती है, आंतरिक बल की होती है। ठीक कहा है किसी कवि ने कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर सही तो क्या यहीं से जल भी निकलेगा, ना मायूस हो ना घबरा मेरे साथी, इन्हीं रातों की दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो इसी मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ आइए हम पढ़ते हैं प्रेरणा की परिभाषाएं। नंबर 1, करेज और करेज फील्ड के अनुसार इन्होंने कहा है अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। नंबर 2, मैकडोनाल्ड के अनुसार इन्होंने कहा है अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है। नंबर 3, B.F. स्किनर, इनका पूरा नाम है ब्रूहस फ्रेडरिक स्किनर। इन्होंने कहा है अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। नंबर 4, गुड के अनुसार गुड ने कहा है अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित
रखने की प्रवृत्ति है। नंबर 5, थॉमसन के अनुसार इन्होंने कहा है अभिप्रेरणा बालक में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है। ऐसी रुचि जो या तो बालक में पहले से ही नहीं या उसे इसका आभास ही नहीं था। ये हैं कुछ प्रमुख परिभाषाएं जिसको आप लोग देख लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। फिर मैं आप लोगों को इन परिभाषाओं को याद रखने के लिए कुछ उपाय बताता हूं जिसके माध्यम से आप इसको ज़्यादा समय तक याद रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो पहली परिभाषा है क्रेच और क्रेचफील्ड की, इन्होंने कहा है कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। मान लीजिए परीक्षा में ये परिभाषा दे दी जाए और पूछ लिया जाए कि यह कथन किसका है, तो आप अगर एक बार पढ़ लेंगे ऐसे तो भूल सकते हैं, लेकिन अगर ध्यान से पढ़ लेंगे तो आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि यह जो परिभाषा है वो क्रेच और क्रेचफील्ड की है। इसमें अगर कोई पूछ ले कि यह परिभाषा किसकी है तो आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि क्रेच एक बार क्रेच आ चुके हैं, दोबारा इनको आने की क्या ज़रूरत थी। ठीक है, तो अगर क्रेच है तो क्यों फिर है, क्रेच है क्यों है, क्रेच क्यों, अर्थात जिस परिभाषा में क्यों मिले वहाँ आप कह सकते हैं कि यह परिभाषा क्रेच और क्रेचफील्ड की है। नंबर 2 पे है मैकडोनाल्ड की परिभाषा। इन्होंने कहा है कि अप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है। अगर हम इस मनोवैज्ञानिक के नाम को देखें तो यहाँ हम सबसे पहले मैक मिल रहा है आपको, और इस मैक को आप मेक कह सकते हैं। मेक का अर्थ इंग्लिश में होता है बनाना। अब ये जो ऊर्जा है ये कहाँ बनती है, मानव के अंदर बनती है, तभी वह अप्रेरित होता है। अर्थात मैकडोनाल्ड ने जो कहा है वो अंदर ऊर्जा परिवर्तन ही अप्रेरणा है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि अंदर ऊर्जा की बात आए तो मैकडोनाल्ड की परिभाषा है। फिर नंबर 3 पे है B.F. स्किनर। इन्होंने कहा है कि अप्रेरणा सीखने का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग। बहुत ही अच्छी और स्पष्ट तथा सरल परिभाषा है। B.F. स्किनर इन्होंने कह दिया है कि अगर हम अप्रेरित हैं तो बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। यही सार निकलता है इनकी परिभाषा का। और अगर आपसे कोई कह दे कि आपको पगडंडियों पर चलना आसान और सुविधाजनक होता है कि राजमार्ग पर चलना सुविधाजनक और आसान होता है, तो आप जायज़ सी बात है कि सीधे कहेंगे कि नहीं मतलब राजमार्ग पर चलना आसान और सुविधाजनक है। तो जब हम किसी चीज़ को सीखने के लिए, या आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि अप्रेरणा को एक राजमार्ग पे रख के सीखने का कार्य करें तो हमारा सीखना बहुत जल्दी होता है। फिर नंबर 4 पे है गुड ने कहा है कि अप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की प्रवृत्ति है। तो कोई भी कार्य हो, हम जो पढ़ रहे हैं, हम अध्ययन अध्यापन का कार्य जो कर रहे हैं, इसको आरंभ कर देने मात्र से हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। आरंभ करने के बाद उसे हमें कंटिन्यू रखना होगा, जारी रखना होगा, और जारी रखने के साथ साथ उसको हम एक नियमित ढंग से करेंगे, तब जाके हम उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे जो हमने निर्धारित किया है। अर्थात जब हम किसी कार्य को आरंभ करते हैं और जारी रखते हैं तथा नियमित करते रहते हैं तो लोगों से हमें शाबाशी मिलती है। जो हमसे सीनियर लोग हैं वो कहते हैं गुड। यानी कि आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि किसी भी कार्य को आरंभ कर देना, जारी रखना और नियंत्रित रखना, यानी कि गुड की परिभाषा है। फिर
थॉमसन की परिभाषा है, इन्होंने कहा है कि रुचि बालक में नहीं, अप्रेरणा बालक में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है। ऐसी रुचि जो या तो बालक में पहले से थी ही नहीं या उसे इसका आभास ही नहीं था। तो बहुत अच्छी और सरल परिभाषा है थॉमसन की, आप इनको ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये थी अप्रेरणा की कुछ परिभाषाएं। आज हमने अपने इस शैक्षिक वीडियो में पढ़ लिया अप्रेरणा का अर्थ और अप्रेरणा की कुछ परिभाषाएं। अब हम अपने अगली वीडियो में पढ़ेंगे अप्रेरणा के चक्र और अप्रेरणा के प्रकार। फिर जो भी अप्रेरणा से इम्पॉर्टेंट और मेन चीज़ें बचेंगी उनको हम इसी तरह से अन्य वीडियो में पढ़ते रहेंगे। अब आप सबको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस शैक्षिक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और अच्छे से मोटिवेट होकर आप सबके लिए अच्छी अच्छी शैक्षिक वीडियो बनाऊं। तो बिना देर किए हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।